मेरा नाम स्वरा है। गली गली जाकर मैं चूड़ियाँ बेचती थी। एक दिन मैं एक मोहल्ले में चूड़ियाँ बेचने के लिए आवाज लगा रही थी, जब अचानक एक बड़ी बुजुर्ग सी महिला भागती हुई आई। उसके साथ मेरी जोरदार टक्कर हो गई और मेरी सारी चूड़ियाँ भी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गई थी। उसने घबराकर मुझे देखा। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैं चिल्लाई और कहा कि अरे बीबी जी, ये क्या हरकत है? ये तुमने क्या कर दिया? मेरी रोजी रोटी बर्बाद कर दी। उसने मुझे इशारे से शांत रहने के लिए कहा और अचानक मुझे एक छोटा सा सूटकेस पकड़ाने लगी। कहने लगी कि ये तुम अपने पास रख लो, ये मेरी अमानत है। मैं कुछ दिन के बाद आकर तुमसे इसे ले लूंगी। लेकिन मैं घबरा गई। मैंने कहा, अरे अरे, ये तुम मुझे क्या देकर जा रही हो? वो बूढ़ी औरत तो फौरन ही वहां से चली गई। मैं उसे आवाज देती रह गई, मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसका हुलिया देखकर बताया जा सकता था कि वो किसी अमीर परिवार से थी। फिर इसी तरह 6 महीने गुजर गए और वो औरत अपनी अमानत मुझसे लेने नहीं आई। एक दिन मैं चूड़ियाँ बेचते बेचते शहर जाने वाले रास्ते पर चली गई थी, जब अचानक मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी भीख मांगने वाली औरतें खड़ी हुई हैं। मेरी नज़र अचानक उस औरत पर गई जिसने मुझे वो छोटा सा सूटकेस दिया था। मैं भागते हुए उस औरत के पास गई उसकी अमानत देने के लिए, तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और एक तरफ उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो कहने लगी कि इसे एक बार खोलकर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही उसे खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गरीब लोगों की भी क्या जिंदगी होती है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी लेते हैं। मैं सहारनपुर जैसे एक गांव में रहती थी, जहां पर मेरी बूढ़ी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। वैसे हमारे गांव के लोग आपस में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। हमारा गांव बहुत बड़ा था। मैंने बचपन से ही गरीबी देखी थी। मेरे पिता श्री जनक सिंह, जिनको गांव में सारे ही लोग एक वेद की पहचान से जानते थे, क्योंकि मेरे पिता एक बहुत अच्छे वेद थे जो बहुत सारे लोगों को अपनी जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर लोगों का इलाज किया करते थे। गांव के सारे ही लोग मेरे पिताजी को जानते थे और ज्यादातर लोग अपनी कई कई पुरानी बीमारियों का इलाज उनसे करवाते थे। जब तक पिताजी जिंदा थे हमारे घर का गुजारा ठीक से हो रहा था। हालांकि हम लोग तब भी गरीब थे, क्योंकि मेरे पिताजी उस समय अपनी दवाइयां बेचते तो लोग उन्हें बहुत कम पैसे दिया करते थे। फिर मेरा जन्म हुआ। जब तक मैं 7 साल की हुई तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। पिताजी भी जिंदा थे, लेकिन एक दिन अचानक पिताजी बेहोश हो गए और उनके बेहोश होने की वजह किसी को समझ न आई। गांव के लोग इकट्ठा होकर उनको शहर के अस्पताल में लेकर गए, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पिताजी की मौत ने मुझे और मेरी माँ को तोड़कर रख दिया था। ये सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन हमने खुद को संभाल लिया था। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ ने गांव के घर घर और गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दी थी और इस तरह हम दोनों का गुजारा होने लगा। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मैंने भी माँ के साथ चूड़ियाँ बेचने जाना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त ने मेरी माँ को बूढ़ा और बीमार बना दिया था। माँ को मैंने घर बैठाया और फिर मैंने खुद घर घर जाकर औरतों को उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैं सबसे खूब सारी बातें भी करती थी और सुबह सवेरे घर से जितनी भी चूड़ियाँ बेचने के लिए लेकर निकलती थी, उन सारी चूड़ियों को बेचने के बाद ही घर में दाखिल होती थी। ये मेरा उसूल था। अब भले ही किसी रंग की चूड़ी अगर किसी औरत को पसंद ना आती तो मैं अपनी बातों के तीर चलाकर उनको चूड़ियाँ बेच ही देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को ये जाहिर नहीं किया कि मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए कितनी तरसी हुई हूँ। मैं जानती थी कि हमारे घरेलू हालात कैसे हैं, इसलिए मैंने कभी भी अपनी माँ से किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की थी। अगर मैं किसी चीज़ को तरसती हुई नज़र से देखती तो मेरी माँ पहले ही समझ जाती थी कि वो चीज़ मुझे चाहिए, इसलिए वो मुझे वही चीज़ दिलवाने की कोशिश करती थी। लेकिन मैं उनसे इनकार कर दिया करती थी कि ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। और फिर मैं बहुत ही कम पैसों वाली सस्ती सी कोई भी चीज़ खरीद लेती थी, जिससे मेरी माँ को तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि मेरी माँ भी ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी बेटी ने कभी उनसे कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। हम लोग अपना पेट भर लिया करते थे, बस हमारे लिए यही बहुत था। लेकिन बचपन से लेकर जवान होने तक मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें दबी हुई थी। सबसे पहले ख्वाहिश तो ये थी कि मैं पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी। हमारे गांव में ज़्यादातर जमींदार लोग रहा करते थे। उनके बच्चे सुबह सवेरे अच्छे से तैयार होकर अपनी अपनी सवारी से या फिर शहर जाने वाली बस में बैठकर शहर के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे
और मैं उन बच्चों को तरसती हुई नज़रों से देखा करती थी। मैं चाहती थी कि काश मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल जाती होती, मगर मेरी ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रही। वैसे तो हमारे गांव में सरकारी स्कूल भी था, मैं चाहती तो मेरा एडमिशन वहां भी हो सकता था, मगर हालात और समय ने मुझे वहां भी मात दे दी थी। मेरे पास स्कूल जाने का समय ही नहीं था। सस्ती चूड़ियाँ शहर में मिलती थी, जहाँ से चूड़ियाँ खरीदकर हम महंगे दाम में गाँव की औरतों को बेचा करते थे। उसके लिए मुझे हफ्ते में एक बार सुबह के 9 बजे शहर जाने वाली बस में बैठकर चूड़ियों के थोक विक्रेताओं से अच्छी अच्छी चूड़ियाँ खरीद कर लाती थी और फिर वही चूड़ियाँ पूरे एक हफ्ते तक गाँव में बेचा करती थी। उनसे जो पैसे आते, उन पैसों से मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा भी कर रही थी और अपनी माँ का इलाज भी करवाया करती थी। हमारे गांव में बहुत सारी अमीर औरतें थीं जो मुझसे चूड़ियाँ खरीदती भी थी और मुझे अपनी बेटियों के और अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करती थी, जिनको मैं और मेरी माँ पहन लिया करते थे। बस कुछ इसी तरह हम लोगों की जिंदगी चल रही थी। हर दिन मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ बेचूं, इसीलिए कुछ औरतों से चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको अपनी चूड़ियाँ पहना ही देती थी और उनसे अच्छे पैसे वसूल लिया करती थी। मेरी माँ एक नरम दिल और दुआ देने वाली औरत थी। वो हमेशा कहती थी कि बेटा, ऊपर वाला तुझे तेरी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। तू इतनी मेहनत करती है, खेलने कूदने की उम्र से ही तूने चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया और अब तो तू जवान हो गई है और जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। ये उम्र तेरी शादी की है, लेकिन तू अपनी माँ की देखभाल और हमारा पेट भरने के लिए ये सब कुछ करती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा कि ऐसी उम्र में तुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं अपनी माँ से कहती कि माँ, मेरे लिए सब कुछ तुम ही तो हो, मुझे शादी नहीं करनी। शादी करके मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? और मेरी इस बात पर माँ सिर्फ मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रख दिया करती थी। मैं रात को जब अपनी कमाई लेकर घर लौटती थी तो सबसे पहले मेरी माँ की दवाई खरीदती थी और अगर ज़्यादा पैसे बच जाते तो उनके लिए कोई फल भी खरीद कर ले जाती थी, जिसको देखकर मेरी माँ खुश हो जाती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी माँ की सेहत बन जाए, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इस दुनिया में मेरा उनके अलावा कोई था भी तो नहीं। हमारे सारे ही रिश्तेदार दूसरे गांव में रहते थे, जो मेरे पिताजी के मरने के बाद कभी हमें पलटकर देखते ही नहीं थे, इसलिए हम लोग भी उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। मेरी माँ हमेशा मेरी तारीफ किया करती थी, कहती थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ऊपर वाला तुम्हारा भाग्य अच्छा करे और तुम्हारे भाग्य में खुशियाँ लिख दे। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही थी कि मेरी फिक्र करने वाली और मेरा ख्याल रखने वाली मेरी माँ भी जिंदा है। मेरी सबसे बड़ी कमाई तो उनकी प्रार्थना ही थी और फिर इसी तरह जिंदगी गुजरती गई। एक वो आम सा दिन था जब मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए सुबह सवेरे रोज की तरह अपने घर से निकल गई थी और बाजार में आकर औरतों को रंग बिरंगी और अच्छी क्वालिटी की चूड़ियाँ दिखा रही थी और आवाज लगा रही थी कि नीली पीली हरी लाल चमकदार सुंदर सी चूड़ियाँ ले लो। मैं गाँव में मशहूर थी चूड़ी वाली लड़की के नाम से। हर कोई मुझे चूड़ी वाली लड़की कहकर पुकारता था, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर आदमी ही चूड़ियों का व्यापार किया करते थे। एक मैं ऐसी थी जो औरतों को घर घर जाकर और उनसे अटपटी बातें बनाकर उनको चूड़ियाँ पहना दिया करती थी और उनसे चूड़ियों की कीमत वसूल लिया करती थी। जब बाजार में चूड़ियाँ बेचते बेचते मैं थक जाती थी, तब मैं लोगों के घरों में जाती थी और उस दिन भी मैं बाजार में अपनी चूड़ियाँ आवाज लगा लगा कर बेच रही थी। कुछ लोग रुककर खरीद रहे थे तो कुछ आगे निकल रहे थे। अचानक सामने से एक औरत से मेरी जोरदार टक्कर हो गई और उसकी टक्कर की वजह से मेरा चूड़ियों से भरा बैग और मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो सब भी जमीन पर गिर गईं। मैं जोर से चिल्लाई और मैंने कहा, अरे बीबी जी, कहाँ भागी जा रही हो मेरा नुकसान करके? आखिर ये क्या हरकत है? उसने हैरान होकर मुझे देखा। वो बड़ी उम्र की औरत थी, मेरी माँ की उम्र जितनी, मगर उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने मुझे ठहर कर देखा और देखा कि मेरी आंखों में मेरा नुकसान होने की वजह से नमी आ गई है। शायद वो मेरी गरीबी और मजबूरी की हद समझ गई थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। फिर उसने अचानक एक छोटा सा नीले रंग का सूटकेस मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा नुकसान किया है, तुम मुझे माफ़ कर देना। और इसके साथ ही प्लीज़ तुम मेरी एक मदद भी कर दो, इसे तुम अपने पास संभाल कर रखना मेरी अमानत के तौर पर। मैं जल्द ही इसे आकर तुमसे ले जाऊंगी। मैंने अक्सर तुम्हें यहाँ के बाजार में टहलते हुए देखा है। मैं उसकी बात पर घबरा गई और मैंने कहा, लेकिन बीबी जी, ये तो आपका सामान है, आप मुझे क्यों दे रही हो? उसने मेरा हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहने लगी
कि बस इसे रख लो, मैं वापस आ जाऊंगी जल्द ही इसको लेने के लिए। अभी मैं उससे आगे कुछ और कहती, वो औरत तो वहां से भागी चली गई और मेरी नज़र एक बार उस पर जा रही थी तो दूसरी बार ज़मीन पर पड़ी हुई अपनी रोजी रोटी पर। मैंने इतनी महंगी और कीमती चूड़ियाँ जो मैं बड़ी मेहनत से शहर से जाकर लेकर आया करती थी और यहाँ गांव में बेचती थी, उस औरत ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया था। और तो और ऊपर से मुझे ये सूटकेस भी थमा गई थी कि मैं इसका ख्याल रखूं। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगी, क्या मैं उसकी नौकर हूँ? बूढ़ी औरत एक तो मेरा नुकसान कर गई, ऊपर से मुझे काम भी देकर चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसका सूटकेस और ज़मीन पर बिखरे अपने सामान में से अपना बैग उठाकर और साबुत चूड़ियाँ उठाकर शर्मिंदगी के साथ अपने घर आ गई थी। कई महीनों में आज ये दिन आया था कि मैं बहुत जल्द अपने घर वापस आ गई थी। मैंने जैसे ही अंदर जाकर अपने घर का दरवाज़ा बंद किया तो माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि बेटा, आज तुम बड़ी जल्दी घर आ गई हो। मैंने उनको बताया कि माँ, क्या बताऊँ मैं तुमको, आज बाजार में मेरी टक्कर एक बूढ़ी औरत से हो गई थी। उसने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी और जाते जाते मुझे अपनी एक अमानत भी दे गई। कह रही थी कि इस सूटकेस में मेरी कोई अमानत है, इसे अपने पास बड़े संभाल कर रखना, कुछ दिनों के बाद आकर वो मुझसे ले जाएगी। उसे पता है कि मैं बाजार में रोज जाती हूँ, मगर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि इस सूटकेस में जो सामान है वो निकाल कर मैं अपने नुकसान की भरपाई कर लूँ, मगर तुमने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं इसे घर लेकर आ गई हूँ, अब मैं अपने नुकसान की भरपाई उसके सामान से ज़रूर करूँगी। आखिर देखूंगी तो सही कि इस सूटकेस में उसकी ऐसी भी कौन सी अमानत है। मैं सूटकेस खोलने ही जा रही थी कि तभी मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? ये उस औरत की अमानत है, उसने तुम्हें बहुत भरोसे के साथ दिया है और तुम्हें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी हो तुम उसे मत खोलो। और जैसा कि तुमने बताया कि वो औरत बूढ़ी थी और इस सामान में उसने अपनी कोई अमानत बताई है, तो ज़रूर वो औरत किसी बड़ी परेशानी की वजह से मजबूर होगी, जो तुम पर भरोसा करने के बाद तुम्हें अपनी अमानत सौंप कर गई है। मैंने अपनी माँ की बात सुनकर अच्छा माँ कहकर सर हिला दिया था और कह दिया था कि मैं इसे कभी नहीं खोलूंगी। लेकिन दिल में कई सवाल उठते रहे। ये सूटकेस इतना कीमती था तो वो औरत इसे वापस क्यों नहीं लेकर गई? कहीं ऐसा तो नहीं इसमें ढेर सारे पैसे हों या फिर कोई राज छुपा हुआ हो। लेकिन मैंने अपनी माँ की नसीहत पर गौर किया और सूटकेस खोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए और मैं रोजाना अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए घर से बाहर निकल जाती थी, मगर उस औरत का मुझे कहीं कुछ पता नहीं लग सका था, क्योंकि वो दोबारा अपना सूटकेस लेने के लिए आई ही नहीं थी। उस सूटकेस को मैंने अपने घर पर अपनी अलमारी में बहुत संभाल कर रखा हुआ था। एक दिन रात का समय था जब हमारे गांव में अचानक चोर आ गए और कुछ लोगों के घर तो चोरी भी हो गई। मैं भी बहुत परेशान हो रही थी और डर रही थी कि कहीं हमारे घर भी चोर न घुस आए, क्योंकि यहाँ उस महिला की अमानत मेरे पास रखी हुई थी। मैं उसे किसी और के हवाले नहीं करना चाहती थी। हमारे घर के आसपास के घरों में तो चोरी हुई, मगर शुक्र था कि हमारे घर में चोरी नहीं हुई। और वैसे भी मुझ जैसे गरीब के यहाँ उन्हें कीमती कोई भी सामान नहीं मिलता। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं उस सूटकेस को खोलकर देख लूं, क्योंकि उसको खोलकर देखने का मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। मैं एक दो बार उसे खोलने के लिए उस तक पहुंची भी थी तो मेरी माँ ने मुझे रोक लिया और यही कहा कि बेटा नहीं, किसी दूसरे की चीज़ पर अपनी नज़र मत डालो। ये तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखी हुई है और उसकी चीज़ का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर मैं कब तक इस सूटकेस का ख्याल रखती? उस महिला ने मुझसे कहा था कि वो कुछ दिनों के बाद आकर इसको ले जाएगी, लेकिन 3 महीने गुजर गए थे और उस औरत का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मैं हर महीने इस बाजार में उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती थी जहाँ पर मेरी उस औरत के साथ टक्कर हुई थी, मगर वो मुझे कहीं मिलती ही नहीं थी। मैंने अपनी माँ की बात मानकर खुद से एक बार वादा किया कि ये सूटकेस मैं कभी नहीं खोलूंगी और ना ही किसी को दूंगी जब तक इसकी असल मालिक वापस नहीं आ जाती। मगर वो वापस नहीं आई। ये सूटकेस शायद मेरी तकदीर को बदल सकता था, लेकिन अगर मैंने इसको किसी गलत तरीके से खोला तो शायद ये मेरी बर्बादी का सबब भी बन सकता था। वक्त गुजरता गया और कुछ और महीने इसी तरह से निकल गए। अब पूरे 6 महीने हो चुके थे और मैं इसी तरह गली गली कूचे कूचे जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और उस औरत की भी तलाश करती थी जिसने मुझे सूटकेस दिया था। काश वो मुझे मिल जाए और जल्द से जल्द मैं उसको उसकी अमानत वापस लौटा दूं। वक्त गुजरता गया और कुछ और महीने इसी तरह से निकल गए। अब पूरे 6 महीने हो चुके थे और मैं इसी तरह गली गली कूचे कूचे जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी
और उस औरत की भी तलाश करती थी जिसने ये मुझे सूटकेस दिया था। काश वो मुझे मिल जाए और जल्द से जल्द मैं उसको उसकी अमानत वापस लौटा दूं। मैंने अपनी गांव की कुछ सहेलियों को उस सूटकेस के बारे में बताया तो वो हैरान होने लगी और कहने लगी कि इतने महीने गुजर चुके हैं, अब वो औरत कभी तुमसे वो सूटकेस लेने नहीं आएगी। छोड़ो उसे और खोल कर देख लो, शायद उसमें पैसे हों जो तुम्हारे काम आ जाए। फिर तुम्हें यूं दर दर लोगों के घर जाकर चूड़ियां बेचना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम तो आराम से अपने घर बैठकर खाओगी। मगर मेरा दिल नहीं मानता था और मैं हर किसी से यही कहती थी कि मैं उसे नहीं खोलूंगी, उस औरत को वापस करके ही रहूंगी। कई बार दिल में सवाल उठता था कि क्या वो औरत जिंदा भी है या फिर किसी हादसे का शिकार हो गई, और अगर वो मुझसे अब तक अपनी अमानत वापस लेने नहीं आई तो फिर क्यों नहीं आई। हर दिन मेरी नज़र उस बाजार पर भी होती थी जहां पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई थी, मगर हर बार की तरह वो मुझे नहीं मिलती थी। एक दिन ऐसा आया जब मुझे शहर चूड़ियां खरीदने के लिए जाना पड़ गया। मैं चलते चलते जब आगे की तरफ गई तो अचानक मेरी नज़र सड़क पर बैठे बहुत सारे भीख मांगने वाले लोगों पर गई। उसमें बहुत सारी औरतें भी मौजूद थीं। मेरी नज़र अचानक उनमें मौजूद एक औरत पर जा पहुंची। मेरी नज़र सख्ती से उस पर जम गई, जो पुराने कपड़े, गंदे से बाल, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, और वही औरत जिससे 6 महीने पहले मेरा टकराव हुआ था। ये वही औरत थी। इसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई क्योंकि इसकी हालत बड़ी ही खराब थी और ये भीख मांगने वाली औरतों के बीच खड़ी हुई आते जाते लोगों को तरसती हुई नजरों से देख रही थी। इसे तो मैंने पहले महंगे कपड़ों में अच्छे हुलिये में देखा था। आज वही औरत नंगे पैर और फटे पुराने कपड़ों में गंदा सा चेहरा लिए सड़क पर बैठी थी। उसका चेहरा बदल चुका था और वो मुझे काफी कमजोर भी नजर आ रही थी। मैं शॉक्ड रह गई थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई भयानक सपना चल रहा हो। वो यहाँ इस हाल में क्यों बैठी थी? क्या ये सच में कोई भीख मांगने वाली औरत है या फिर इसके साथ कुछ गलत हुआ है? मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब कुछ महीनों पहले उसने मुझे वो छोटा सा सूटकेस दिया था और कहा था कि ये बहुत ही कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। मगर वो इतने समय से वापस नहीं आई थी और आज जब वो मुझे मिली तो मैं हैरान रह गई थी। वो भिखारन की तरह वहां जमीन पर बैठी हुई थी। वो लोगों की तरफ रिक्वेस्ट भरी नजरों से देख रही थी। कोई उसे भीख दे रहा था तो कोई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, दिल में ढेर सारे सवाल उठने लगे कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए उनके करीब गई और उनको आवाज लगाई कि बीबी जी। मैंने उनको गौर से देखा तो उन्होंने भी धीमे से मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हों। फिर उनकी आंखों में चमक उभरी, जैसे समय के पर्दे हट गए हों। उनके होंठ कांप गए तो उन्होंने कहा कि तुम। मैंने कहा बीबी जी, मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने अपनी अमानत सौंपी थी, जो आपको बाजार में चूड़ियां बेचते हुए मिली थी। मगर आप कहाँ थी इतने समय से? मैं तो आपको काफी समय से तलाश कर रही हूँ, मगर आप मुझे कहीं मिली ही नहीं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ इस हालत में मिलोगी। आपको याद है कि आपने मुझे एक दिन अपना सूटकेस दिया था रखने के लिए। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया और मेरे दिल में भी ये ख्याल कि ये बूढ़ी महिला भीख मांगने वाली औरत है जो सूटकेस इसने मुझे दिया था, कहीं इसने उसे कहीं से चुराया तो नहीं था या फिर कोई और बात थी। वो मुस्कुराई। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली ये मुस्कुराहट उदासी भरी थी। उसने कहा कि तुमने वो सूटकेस संभाल कर रखा था? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, वो मेरे पास है। मैंने उसे खोलकर कभी नहीं देखा। मैंने तो इंतजार किया कि तुम आओगी और उसे वापस ले जाओगी। मैं तो तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटाने के लिए तुम्हें बाजार में हर रोज ढूंढती रही थी। वो जो कुछ भी कह रही थी उसके शब्दों में मुझे कोई पुरानी याद या जख्म छलकता हुआ नजर आ रहा था। उसने कहा, मेरी दुनिया उजड़ गई बेटा, मैं कहीं की नहीं रही। मेरे पास सब कुछ था, मगर जब सब कुछ लुट गया और बर्बाद हो गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं यहाँ हूँ लेकिन कहीं की नहीं रही। उनके शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। मैंने हैरान होकर कहा, क्यों? आपके साथ ऐसा भी क्या हुआ? उन्होंने सर झुका लिया और कहा, वो सूटकेस जो मैंने तुमको दिया था वो मेरी आखिरी उम्मीद थी, मगर मैं उसे तुमसे लेने वापस नहीं आ सकी। मेरी बहू को पता चल गया था कि वो बैग मेरे पास था और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं बर्बाद हो गई और सड़क पर भीख मांगने के लिए उतर आई। कोई मुझे पहचानता भी नहीं। मैं हैरान रह गई कि ये तकदीर का कैसा खेल था। मैं उस औरत की पूरी कहानी जानना चाहती थी क्योंकि उसके चेहरे से दर्द साफ साफ जाहिर हो रहा था। वो औरत मेरी माँ की उम्र की थी।
मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपकी अमानत वापस लौटा देती हूँ। उसने थके हुए शब्दों में कहा कि अब अमानत कैसी बेटा, सब कुछ तो खत्म हो चुका। मगर मैंने जिद की कि नहीं, जो चीज़ तुम्हारी है वो तुमको मिलेगी। मैं उसे बस में बिठाकर वापस अपने घर ले आई थी। माँ ने जब उसे घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो मैंने अपनी माँ को बताया कि ये वही औरत है जिन्होंने मुझे कई महीनों पहले वो सूटकेस दिया था। मेरी माँ ने उनको घर के अंदर अच्छे से बिठाया। वो बिल्कुल खामोश बैठी रही, जैसे कोई तकलीफ उसकी आत्मा में शामिल हो गई थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और वो सूटकेस निकाला। मैंने उनका सूटकेस उनके सामने रखा। ये लो बीबी जी, तुम्हारी अमानत। जब उस औरत ने सूटकेस की तरफ देखा तो ऐसे खुश हुई जैसे उसने किसी खोई हुई चीज को दोबारा से पा लिया हो। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने मुझसे कहा कि बेटा, एक बार इसे खोलकर तो देखो। फिर मैंने एक ही झटके से अपनी माँ की तरफ देखा, जिन्होंने मुझे इशारा दिया कि तुम इसे खोल सकती हो। मैंने उस बैग को खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये वो राज था जो मेरी आंखों के सामने खुल गया था। सूटकेस के अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ पैसे, कुछ जेवर और एक मोबाइल था। और एक सबसे ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली चीज, एक शर्ट जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ये सब देखकर मैं घबरा गई और मैंने सवाल किया, इसमें इतना कीमती सामान है, आपने ये सब कुछ मुझे रखने के लिए दिया था, तो फिर आप इसे मुझसे वापस लेकर क्यों नहीं गई और भीख मांगने पर क्यों उतर आई? और ये खून से सनी हुई शर्ट किसकी है? वो महिला खामोश बैठी रही, जैसे उनकी आत्मा कहीं दूर जा चुकी हो। फिर उन्होंने धीरे से सर उठाया। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था। उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे का खून है, मेरा बेटा, जवान बेटा, जो मेरा इकलौता सहारा हुआ करता था। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया कि बेटा। मैंने हैरानी से दोहराया और कहा कि आपका बेटा मर गया है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि हाँ बेटा, मेरा इकलौता बेटा पराग, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हम लोग ख़ानदानी अमीर लोग थे। हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। जब मेरा बेटा जवान हुआ, वो अपने पिता का कारोबार संभालने के लायक हुआ, तब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मेरा इकलौता सहारा मेरा बेटा बचा, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। वो जवान हो चुका था। मैं उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन एक दिन उसने खुद ही मुझसे अपनी पसंद जाहिर कर दी और एक नीलिमा नाम की लड़की के बारे में बताया। कहने लगा कि माँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने उससे उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई थी। वो तो एक मामूली सी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी, जबकि मेरा बेटा एक राजकुमार जैसी जिंदगी गुजार रहा था। उसके तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। बहुत अमीर परिवार के लोग उसे अपने घर का दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन उसने जिस लड़की को पसंद किया था वो उससे बहुत प्यार करता था। उसने मुझसे जिद की और कहा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ नीलिमा से ही करेगा। मैं उसकी जिद के आगे हार गई और उसकी खुशी की खातिर मैंने नीलिमा के साथ उसकी शादी करवा दी। मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश था। बहू भी अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मुझे पता चला कि मेरी बहू में कुछ गड़बड़ है। वो जब से हमारे घर में आई थी, बहुत ही फिजूल खर्ची करने लगी थी। हालांकि वो खुद मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली लड़की है, अपनी सारी ख्वाहिशों को यहाँ आकर पूरा कर रही है, मगर वो कुछ ऐसे भी खर्चे किया करती थी जो मुझे हजम नहीं हो रहे थे। वो अपने दोस्तों को घर में बुलाकर पार्टियां करने लगी थी, जबकि कभी मेरे बेटे ने भी ऐसा नहीं किया था। दोस्त तो उसके भी थे, मगर वो उनको घर में लाकर कभी पार्टी नहीं करता था। ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आया। मगर कुछ दिनों के बाद उसके दोस्तों ने हमारे घर में आना बंद कर दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो बहू ठीक हो गई, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरा बेटा सही सलामत ऑफिस गया था और रास्ते से किसी का फ़ोन आया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मेरे बेटे का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अपने जवान बेटे को खोकर मैं बुरी तरह से तड़प तड़प कर रो रही थी। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि नीलिमा, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे, जो अभी नई नई सुहागन थी और ऐसे ही मौके पर विधवा हो गई थी, उसके चेहरे पर मुझे थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में वो आंसू नहीं थे जो एक औरत की आंखों में उसके पति के मरने पर होते हैं। उसने अपनी आंखों में एक मामूली सी नमी उतार रखी थी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दिखावे की नमी है। उसे मेरे बेटे की मौत का जैसे कोई सदमा ही नहीं था, मगर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था। मैं अपने बेटे के गम में निढाल हो गई।
मेरा हट्टा कट्टा जवान बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरी बहू विधवा हो चुकी थी, लेकिन बेटे के मर जाने के बाद तो उसने अपने आप को और भी ज्यादा फ्रीडम दे दी थी। वो तो सफेद रंग की साड़ी भी नहीं पहनती थी, कोई शोक भी नहीं मनाती थी। और तो और मैंने देखा था कि वो अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्तों से खूब फोन पर बातें किया करती थी। मुझे बहू की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने उससे कहा भी था कि तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, मेरा बेटा अब यहाँ नहीं है, शायद मेरे बेटे के बिना तुम्हें ये घर सूना लगे। मगर उसने कहा कि ये घर मेरे पति का है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसके ऐसे कड़क बिहेवियर पर मैं हैरान रह गई थी, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं ज्यादातर बीमार रहने लगी थी और हमेशा अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। मैं कम ही कमरे से बाहर निकलती थी, इसलिए मुझे पता नहीं चलता था कि घर में कौन आता जाता है। एक दिन मुझे हमारे घर की नौकरानी ने बताया कि मालकिन भाभी जी से मिलने के लिए हर रोज कोई लड़का आता है, वो उनके कमरे में चला जाता है। भाभी जी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं और उसके साथ काफी लंबा समय बिताती हैं। ये बात जब मुझे नौकरानी ने बताई तो मैंने अपनी बहू पर नजर रखनी शुरू कर दी। नौकरानी की कही हुई बात बिल्कुल सही थी। मुझे पता चल गया कि वो लड़का कौन था। इस लड़के को पहले भी मैं अपने घर में देख चुकी थी। जब बहू घर में पार्टी करती थी तो ये लड़का अक्सर हमारे यहाँ आया करता था। बहू कहती थी कि ये उसका दोस्त है, मगर मुझे बहू की हकीकत पता चली कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। क्योंकि मेरी बहू को लगता था कि मैं अब बीमार हो चुकी हूँ और मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकती, लेकिन वो भूल रही थी कि ये घर उससे ज्यादा मेरा था, इसलिए घर की एक चीज पर उससे ज्यादा मेरी नजर थी। बहू की ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में मौजूद थी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खराब कर दिया और जब उसका बॉयफ्रेंड कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद ही नहीं हुआ। मैं दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो बहू उसके बहुत नजदीक बैठी हुई थी। ये सब कुछ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बेटा इस घटिया लड़की से मोहब्बत करता था। बस उसके बाद क्या था, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा तो बहू ने और उसके बॉयफ्रेंड ऋतिक ने मुझे मौके पर ही पकड़ लिया और कहा कि बुढ़िया, अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम तुझे मार देंगे। उन्होंने हमारे घर के नौकरों को भी काम से निकाल दिया और मुझे खामोश रहने के लिए कहा। बहू ने कहा कि जैसा मैं करती हूँ मुझे करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके अगले ही दिन मैंने देखा कि वो दोनों चोरी चुपके बातें कर रहे थे कि उन्होंने मेरे बेटे को मारा। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं खुद पर काबू न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। ये मेरे घर में क्या हो रहा था? इस लड़की के आ जाने की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया था। उसने अपने बॉयफ्रेंड से ये भी कहा था कि अब ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। उसने दौलत की खातिर ही मेरे बेटे का जानबूझकर एक ट्रक वाले से एक्सीडेंट करवाया, मगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपना बेटा तो मैं खो चुकी थी, लेकिन ये सारी जायदाद मैं खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के सारे ही पेपर्स और हमारे घर की तिजोरी में रखे सारे जेवर और पैसे इस सूटकेस में कर लिए। मुझे मेरे बेटे की ये खून से सनी हुई शर्ट मेरी उस गाड़ी से मिली थी जिसमें बैठकर मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था। मैंने ये सारे सबूत इस सूटकेस में इकट्ठा करके रख लिए थे और इस सूटकेस को मैंने खामोशी से अपने कमरे में छुपा दिया था। मैं बहू के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करती थी और ना ही ये जाहिर करती थी कि मुझे उसकी सारी हकीकत पता चल गई। वो क्या चाहती है ये सारी हकीकत भी, और वो क्या कर चुकी है ये सारी हकीकत भी, मगर मैंने उसे कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। अभी मेरे बेटे की मौत को एक हफ्ता ही गुजरा था। बहू चाहती थी कि मुझे भी रास्ते से हटा दे, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुझे मारकर रास्ते से हटाना चाहती थी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने फौरन ही घर से भागने का फैसला किया, लेकिन मुझे मारने से पहले वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी। उसने पूरे घर में प्रॉपर्टी के पेपर्स और तिजोरी में रखा रुपया, पैसा और जेवरात भी अपने हवाले करने की कोशिश की, मगर उसे तिजोरी खाली मिली थी। वो समझ चुकी थी कि ये सब कुछ मैंने गायब किया है, क्योंकि घर से भागने से 2 घंटे पहले मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए देख लिया था। वो उससे कह रही थी कि अब हमें इस बुढ़िया को भी रास्ते से हटाना होगा, मगर इससे पहले हमें इस बुढ़िया को टॉर्चर करके सारी जायदाद अपने नाम करवानी होगी। उसके लिए हमें पेपर्स की जरूरत है और वो सारे जेवरात भी चाहिए जो इस बुढ़िया ने छुपाकर रख दिए हैं, क्योंकि मैंने बहू को भी जो शादी पर जेवरात चढ़ाए थे वो सारे ही जेवरात भी उसके कमरे में रखी अलमारी की तिजोरी से चुरा लिए थे। बहू के पास अब कुछ भी नहीं था और जब वो दोनों इस तरह की बातें कर रहे थे तब मैंने अपने मोबाइल से उन दोनों की वीडियो बना ली थी
और ये मोबाइल भी मैंने सूटकेस में रख लिया और फिर मैं घर से भाग निकली। भागते भागते मैं यहाँ इस गांव में आ गई और कई दिनों तक उस सूटकेस को लेकर यहाँ की सड़कों पर टहलती रही थी। मगर हर सड़क, हर गली और बाजार में मैंने तुम्हें जरूर देखा था, जो चूड़ियां अपने हाथ में लेकर दिन से लेकर रात तक टहलती रहती थी। मैं जानती थी कि बहू ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन मैं भागते भागते एक बस में बैठ गई थी, जो बस मुझे यहाँ इस गांव में छोड़कर चली गई। नीलिमा को पता भी नहीं होगा कि मैं उसको चकमा देकर कितनी दूर तक आ गई हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद भी कुछ लोग मेरे पीछे लग गए और ये सूटकेस मुझसे चुराने की कोशिश करने लगे। मैं उनसे भागते भागते जब भीड़ वाली जगह पर आ गई तो मेरी तुमसे टक्कर हो गई और फिर उन चोरों को पता ही नहीं चला कि मैं इतनी भीड़ की जगह में कहाँ छुप गई। मैंने जल्दबाजी और घबराहट में तुम्हें ही अपना सूटकेस दे दिया और कहा कि ये तुमसे आकर मैं ले जाऊंगी, और फिर मैं वहां से चली गई। मगर मैंने काफी कोशिश की कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, तुमसे अपना सामान ले लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि जब मैं वहां से भागी थी तब एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था और फिर गांव के ही कुछ लोगों ने मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और फिर मैं काफी दिनों तक अस्पताल के बेड पर पड़ी रही। उन्होंने मुझे अपनी टांग दिखाई और कहा कि ये देखो बेटा, मैं ठीक से चल भी नहीं सकती, सिर्फ खड़ी हो सकती हूँ और बैठ सकती हूँ, तो ऐसी हालत में मैं तुमसे अपना सामान लेने क्या आती। लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए मैं जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गई और फिर यहीं पर लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा कर लेती हूँ। बेटा, अब काफ़ी समय हो गया और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी बहू के नाम भले ही मेरे पति की जायदाद न हो, मगर वो सब पर अपना कब्जा जमाकर बैठ गई होगी। मेरे बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और मेरी हालत ऐसी हो गई। बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये बात रोते हुए शब्दों में कही तो मेरी और मेरी माँ की आंखों में भी उनकी कहानी सुनकर आंसू आ गए थे कि इस जैसी लाचार और बूढ़ी औरत को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है। मेरी माँ ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बहन जी, रोना बंद करो, अब तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम यहीं हमारे साथ रहना। हम भले ही गरीब लोग हैं, मगर दूसरों की मदद करना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने मेरी माँ के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहने लगी कि आप लोगों को देखकर विश्वास होता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग अभी खत्म नहीं हुए। वो अब हमारे घर में थी, मगर उनको देखकर ना जाने क्यों मेरे अंदर की आत्मा चीख रही थी और कह रही थी कि स्वरा, क्या तू इस औरत को इंसाफ नहीं दिला सकती जिसके चेहरे पर बेबसी छाई हुई है? क्या तू इसके बेटे के कातिलों को सजा नहीं दिलवा सकती? क्या सब कुछ जानते हुए भी तू अनजान बनना चाहती है? ये ख्याल आते ही मैं उनके पास गई। मैंने कहा, बीबी जी, मैं आपकी मदद करूंगी, आपके बेटे के कातिलों को सजा दिलवाऊंगी। उन्होंने मेरी तरफ चौंक कर देखा और कहा कि बेटा, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने कहा, हम लोग मजबूत हैं, हमारे पास सबूत है। भले ही ये सारे सबूत हमारे लिए कोर्ट में पेश करने के लिए कम है, मगर हम और सबूत भी तो इकट्ठा कर सकते हैं ना। उन्होंने अपनी आंखों में नमी उतारते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छी हो बेटा। फिर हम दोनों ने मिलकर एक गहरा प्लान बनाया। उन्होंने मुझे अपने घर के बारे में सब कुछ समझा दिया था और फिर क्या था, अगले ही पल मैं अपना काम करने में कामयाब हो गई थी। मैंने अपनी चूड़ियों का थैला उठाया और मैं वहीं पर पहुंच गई जहां मुझे जाना था, बंगले के बाहर। बीबी जी का बंगला, जिस पर उनकी बहू ने कब्जा किया हुआ था। मैंने गेट पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हरी, पीली, लाल, नीली, काली, गुलाबी, सारे रंग की चमकती हुई चूड़ियां खरीद लो। तब ये गार्ड वहां आया और मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम आखिर क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मुझे मालकिन से मिलना है, मैं अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां उनको बेचना चाहती हूँ। मगर वो गार्ड मुझे वहां से भगाने लगा। मगर मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और शोर की आवाज सुनकर नीलिमा, बीबी जी की बहू, बाहर आ गई थी और मैं उसे पहली नजर में देखते ही पहचान गई थी कि ये वही औरत है। वो आई और कहने लगी कि आखिर किस बात का शोर मचाया हुआ है। तो मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा कि अरे मालकिन, मुझे आपका ही इंतजार था, मैं आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां लेकर आई हूँ। उसने कहा कि हमें चूड़ियां नहीं चाहिए, यहाँ से जाओ। मैं जल्दी से उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मालकिन, मैं बहुत ही परेशान हूँ। देखो ना, मैं जवान लड़की और इस तरह घर घर जाकर चूड़ियां बेच रही हूँ। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे अपने घर में नौकरानी की नौकरी पर रख लो ना, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी, मैं बहुत ही फुर्तीली हूँ। उसने कहा कि हमें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जाओ। मैं फिर से उसके कदमों में गिर गई और अब की बार मैंने उसके कदमों को मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि नहीं मालकिन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई काम दे दो ना, आप जो काम कहोगी मैं आपके घर का वही काम करूँगी, प्लीज़। फिर मेरे काफ़ी जिद करने पर उसने मुझसे तंग आकर कह दिया कि अच्छा ठीक है,
कल से काम पर आ जाना। मैं उसकी इस बात पर खुश हो गई थी और फिर अब अगले ही दिन से मैंने बंगले में काम करना शुरू कर दिया था और मैं नीलिमा और उसके बॉयफ्रेंड पर भी नजर रखने लगी थी। वो दोनों कब क्या करते थे, कहाँ जाते थे, घर में कैसी कैसी बातें करते थे, उन सारी बातों पर भी मेरी नजर होती थी। बीबी जी का वही मोबाइल जिसमें पहले से ही काफी सारे सबूत थे और थोड़े से सबूतों की हमें जरूरत थी, मैं वही मोबाइल अपने साथ लेकर आ गई थी। धीरे धीरे मैंने नीलिमा और उसके बॉयफ्रेंड का भरोसा जीता और फिर उनकी परमानेंट नौकरानी बन गई। इस काम में मुझे लगभग 2 महीने लग गए थे। वो लोग अब मेरी तरफ से बेफिक्र रहते थे। नीलिमा ने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ शादी कर ली थी। रॉकी खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसने ही बीबी जी के बेटे को मारने में नीलिमा का पूरा पूरा साथ दिया था, क्योंकि वो खुद भी इस दौलत पर राज करना चाहता था। वो बीबी जी के बेटे का सारा बिजनेस खुद चला रहा था, मगर जब रात के समय वो दोनों खामोशी से कमरे में बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे और बातें करते थे, तब मैं उनके कमरे में जाने से पहले ही चोरी चुपके मोबाइल किसी छुपी हुई जगह पर लगा दिया करती थी और जिसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाया करती थी। मैं रोज घर जाकर उनकी रिकॉर्डिंग चेक करती तो कई ऐसे राज होते थे जो वो दोनों आपस में बातें करते हुए बयान करते थे, जिसमें यह भी जिक्र कई बार आया था कि उन्हें बीबी जी की तलाश है और वो उन्हें ढूंढकर उनसे घर के पेपर्स हासिल करना चाहती है, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड रॉकी ने कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बुढ़िया मर गई हो, क्योंकि काफी समय से वो यहाँ आई ही नहीं है। नीलिमा ने कहा था कि अगर वो मर गई होगी तो ज्यादा बेहतर है। वो लोग नकली पेपर बनवाकर इस घर को अपने नाम करवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही मुझे पुलिस को सारे सबूत देने थे, जितने सबूत हमारे पास पहले के थे और जितने सबूत मैं अब तक इकट्ठे कर चुकी थी। मैं बीबी जी को अपने साथ पुलिस के पास ले गई और वो मोबाइल, उनके बेटे के खून से सनी हुई शर्ट और सूटकेस में मौजूद प्रॉपर्टी के पेपर्स और जेवरात, सारी ही चीजें उनको दिखा दी थी। पुलिस वालों ने बीबी जी को इंसाफ दिलाने का वादा किया और सारे सबूत देखने के बाद उन्होंने रॉकी और नीलिमा को अरेस्ट कर लिया। रॉकी और नीलिमा को अंदाजा भी नहीं था कि मैं एक मामूली सी नौकरानी बनकर उन दोनों पर इस तरह कड़ी नजर भी रख सकती हूँ और उनकी एक एक बात को कैमरे में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। बीबी जी ने सामने आकर अपने बयान दिए और वो अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलवाने में और अपनी जायदाद को वापस अपने कब्जे में लेने में कामयाब रही थी। पुलिस उन दोनों को ले जा चुकी थी और जब उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद सख्ती से उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। नीलिमा बीबी जी के बेटे से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसकी दौलत पर उसकी नजर थी, इसलिए उसने बीबी जी के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने के बाद प्लानिंग करके घर में अपना कब्जा जमा लिया और उनके बेटे को ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर उसको जान से मरवा दिया और फिर उसके बाद वो कानूनी तौर पर सब कुछ अपने नाम करना चाहती थी, लेकिन इस सब के लिए उसे घर के कागजात नहीं मिले। बीबी जी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उनके बेटे के कातिलों को सजा मिल गई थी और उनकी अमानत भी उनके पास वापस आ गई थी। वो मेरी शुक्रगुजार हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो सका। अगर तुम न होती तो मेरी कोई मदद नहीं करता बेटा। मैं उनकी मदद करने के बाद जब वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन तुमने मेरी गैर होते हुए भी मदद की और मेरे सामान की भी हिफाजत की। मैं तुम्हें अपने घर में जगह देना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ और तुम्हारी माँ, जिन्होंने मुझे काफ़ी समय तक अपने घर में रखा और मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं तुम दोनों माँ बेटी का एहसान कभी नहीं चुका सकूंगी। अब मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने और मेरी माँ ने उनसे मना भी किया था, मगर वो नहीं मानी और उन्होंने हम दोनों माँ बेटी को अपने घर में रख लिया और फिर उसके बाद मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बदल गई। वो जिंदगी जिसके लिए मैं कभी सपने देखती थी, तरसती थी। मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाला किस्मत को इस तरह भी मोड़ दे देता है कि जहां हमें उम्मीद भी न हो, हमें वहां से खुशियां मिल जाती हैं और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। मैं आज बीबी जी के घर में उनकी बेटी बनकर रहती हूँ। वो मेरी माँ से भी बहुत प्रेम करती हैं और हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अपने बेटे का बिजनेस वो खुद ही संभाल रही हैं और उन्होंने मेरी शादी भी एक अच्छे और अमीर परिवार में तय कर दी है, ये कहकर कि मैं उनकी बेटी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
मेरा नाम ज्योति है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ये कहानी बहुत दुखों से भरी हुई है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, तो फिर ना जाने मुझे किस बात की सज़ा मिली थी जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। इस नर्क में आए हुए आज मुझे पूरा 1 साल हो गया था। मैं यहाँ पर पल पल अपने मरने की प्रार्थना करती रहती थी और यहाँ रहते हुए मेरा एक एक मिनट इस तरह से गुजर रहा था जैसे मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी जा रही हो। बल्कि यहाँ पर रहना मेरे लिए किसी सज़ा से कम ही नहीं था। यहाँ पर रहते हुए मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। एक लड़की के लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी, जहाँ पर हर दिन उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो और हर रात उसको अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा हो। मेरे लिए अपने इन दर्दों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर तब जब इस नर्क में आपको पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हों, जो ज़माने में शराफत का हुलिया बनाकर और आपका फ़ायदा उठाते हुए आपके साथ फ्रॉड करें। इनमें से कोई पुलिस वाला, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन, तो कोई वकील है, मगर रात के अंधेरे में यही लोग दरिंदे बनकर आते हैं और अपनी जुनूनियत हमें दिखाते हैं और हमारे शरीर को दरिंदों की तरह नोच डालते हैं। इस जगह पर मुझे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही अपनी चाची थी। मेरी चाची मेरी माँ से बहुत नफरत करती थी। मेरी माँ के होते हुए भी वो ना जाने हमसे कौन सा बदला निकालती थी। मुझे ये बात कभी समझ ही नहीं आई थी। आखिर चाची मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों किया करती थी। माँ के मरने के बाद एक दिन वो मुझे मेरी बुआ के घर ले जाने के बहाने अपने साथ घर से बाहर ले गईं और एक मोटी औरत के हवाले मुझे करके कहा कि आज से ये तुम्हारे पास रहेगी, इसके साथ जो करना हो कर लेना। मैं सबको कह दूंगी कि ये किसी लड़के के साथ भाग गई है। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर चाची को देख रही थी। मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, बल्कि मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मुझसे जलन रखने वाली मेरी चाची इस हद तक भी गिर जाएंगी। क्या वो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि ना जाने वो औरत मुझे कहाँ पर लेकर चली जाएगी और मेरे साथ क्या क्या कर सकती है। वो मोटी सी औरत देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी और उसने अपने मुंह में पान दबाया हुआ था। उस औरत ने चाची को बहुत सारे पैसे दिए और उसके बाद चाची मुझे छोड़कर वहां से जाने लगी और मैं उनके पीछे पीछे भागी, मगर मुझे कुछ आदमियों ने मजबूती से पकड़ लिया। मैं रोती रही, चीखती रही और चिल्लाती रही। चाची को जोर जोर से आवाजें देती रही, पर उन्होंने मुड़कर एक बार भी मुझे नहीं देखा। वो इतनी जालिम औरत थी। उनको मुझ पर थोड़ा भी तरस नहीं आया था। 2 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैंने सब कुछ छोड़ रखा था, मगर मैं क्या करती, इंसान थी। जब मेरी हालत बहुत बुरी होती गई तो मजबूरन मैंने खाना पीना खुद ही शुरू कर दिया था। मुझे कोठरी में कैद कर दिया गया था। एक औरत रोजाना आती थी और मेरी कलाई पर इंजेक्शन लगाती थी। इंजेक्शन के लगते ही मैं दर्द से तड़पने लगती थी। कुछ ही दिनों बाद मैं अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी। उस टाइम मेरी उम्र 16 साल थी और देखते ही देखते मैं ऐसी लगने लगी थी जैसे 20 साल की हो गई हूँ। रह रहकर मुझे अपने माता पिता की याद आती थी। मेरी माँ तो नहीं थी, लेकिन मुझे अपने पिता की बहुत याद आती थी। मेरे पिता जिंदा थे। उन्होंने भी शायद मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसा सिर्फ अकेले मेरे साथ ही नहीं हुआ था। इस टाइप की ना जाने कितनी लड़कियां यहाँ पर कैद थीं। ये लोग इस टाइप का धंधा करते थे। अब वो लोग मेरे साथ ही 15 लड़कियों को भी पकड़कर लाए थे। ये बहुत बुरे लोग थे। कुंवारी लड़कियों को किडनैप करते थे और नए नए मर्दों के आगे हमें नोचने के लिए डाल देते थे, जो हमारे शरीर को बुरी तरह से नोच लेते थे। और इसके बदले इन लोगों को पैसा, बंगला, गाड़ियाँ और ना जाने क्या क्या मिलता था। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे बहुत दर्द होता था। मैं हमेशा दर्द में ही रहती थी। मैं फिजिकल और मेंटली दोनों तकलीफ से गुजर रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी चाची को रोज बुरा भला कहती थी। आखिरकार वही औरत तो मुझे इस नर्क में फेंक कर चली गई थी। शायद मेरी बद्दुआ असर कर गई थी और मेरी चाची का किया उनके सामने आ गया था। चाची जी भूल गई थी कि उन्होंने जैसा मेरे साथ किया था, एक न एक दिन उनको किसी न किसी रूप में अपने किए की सजा भुगतनी ही थी। और ऐसा ही मेरी चाची के साथ भी हुआ था। कुछ दिनों बाद एक नई लड़की आई थी
जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो मेरी चाची की अपनी सगी बेटी थी जो दुल्हन की तरह तैयार थी, और वो लोग उस लड़की को भी कोठरी में फेंक कर चले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी शादी थी। उसे शादी के मंडप से कोई यहाँ पर उठाकर लेकर आ गया था। अब तो मेरी चाची की बहुत बदनामी होती। मेरी चाची की बेटी का नाम सपना था। सपना को यहाँ पर देखकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि मैं इतनी बुरी कैसे बन गई थी कि मेरे ही सामने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और मैं उस पर तरस खाने के बजाय उस बेचारी पर खुश हो रही थी। तभी मैं अपने अंदर से उठते हुए सवालों का खुद ही जवाब देने लगी। मेरे साथ इतना बुरा होने के बाद भी क्या मेरे साथ अब भी अच्छाई की उम्मीद लगाई जा सकती? क्या मैं अब भी अपनी चाची और उनकी बेटी के बारे में अच्छा सोचती, जिन लोगों ने जीते जी ही मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था? बल्कि मैं तो अपनी अच्छी भली जिंदगी में अपने मरने की प्रार्थना किया करती थी। अब देखना ये था कि अब मेरी चाची और उनकी बेटी का अंजाम क्या होने वाला था। अपने बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानती थी कि आखिरकार मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या कभी मैं इस नर्क से निकल पाऊंगी भी या नहीं? क्या कभी मेरी चाची का सच सबके सामने आएगा भी या नहीं? क्या मेरे पिता मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए आएंगे या नहीं? बस यही सारे सवाल मेरे दिमाग में बुरी तरह से घूम रहे थे और मैं सपना को देखती जा रही थी और ये सब कुछ सोचती जा रही थी। तभी अचानक धीरे धीरे सपना को होश आने लगा था और थोड़ी देर बाद सपना को पूरी तरह से होश आ चुका था। और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई और वो हैरान हो गई और वो मुझसे कहने लगी, ज्योति, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ज्योति? और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में खो गई थी, जब मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मैं ही उनका सब कुछ थी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे माता पिता और मैं, और हम लोगों के अलावा मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे भी हमारे घर में ही रहा करते थे और हमारे दादा दादी भी रहते थे। हम सब लोग लगभग 8-9 लोग थे और सब लोग एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। हमारा घर नए टाइप का बना हुआ था और हमेशा मेरे पिता घर में नई तरह से कोई ना कोई काम करवाते रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा एक बंगले के जैसा था। ये नहीं कह सकते थे कि हम सब लोग काफ़ी मोहब्बत के साथ रहा करते थे। मेरा परिवार काफ़ी अमीर था, लेकिन ना जाने क्यों हमारे घर में बड़ों बड़ों के बीच कुछ संबंध अच्छे नहीं रहते थे। दादा दादी ने बहुत कोशिश की कि उनके सब बच्चे एक साथ और प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन वो हमेशा ही इस काम में नाकाम रहे। सब लोग एक घर में एक साथ तो रहते थे, लेकिन दिलों में काफ़ी दूरियां थीं। हर कोई एक दूसरे से दूर दूर रहता था। मेरे चाचा की बेटियों और मुझ में थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी, मगर हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से रूठे रूठे और खिंचे खिंचे रहते थे। दादा दादी के मरने के बाद हमारे घर में हमेशा ही लड़ाइयाँ रहने लगी थीं। इसी का सल्यूशन करते हुए हमारे बड़े से बंगले के हिस्से बंटवारे हो गए। आधा बंगला मेरे पिता के नाम हो गया और आधा मेरे चाचा के नाम पर हो गया था और हम लोगों के पोर्शन अलग अलग हो गए थे। मेरे पिता और चाचा की आपस में तो बनती थी, लेकिन मेरी माँ और चाची, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ रहती थीं और वो एक दूसरे से खूब नफरत किया करती थीं। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर ऐसी क्या बात है जो चाची आपसे और मुझसे इतनी नफरत करती हैं और बात बात पर लड़ाइयाँ करती रहती हैं और मुझे भी छोटी से छोटी बात पर डांटती रहती हैं और सबके सामने मेरी फौरन इंसल्ट कर देती हैं। आप तो चाची की बेटियों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करती हो, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा रिएक्ट क्यों करती हैं कि जैसे उन्हें मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत है? तब मेरी माँ कुछ देर तक खामोश रही और ना जाने क्या सोचने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगी, देखो ज्योति, तुम हमेशा मुझसे ये सवाल पूछती रहती हो और मैं हर बार ही तुम्हें टाल देती हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो और समझदार हो गई हो, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ, मगर तुम इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मैं आज जो तुम्हें बताने वाली हूँ शायद उसे सुनकर तुम्हें भी बहुत हैरानी होगी। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी चाची सोनाली, ये दोनों एक साथ ही एक ऑफिस में नौकरी किया करते थे और इन दोनों का आपस में रिश्ता भी तय हो गया था। इन दोनों की फैमिलीज ने आपस में ही रिश्ता फिक्स कर दिया था, लेकिन ये बात तुम्हारे पिता को नहीं पता थी। सिर्फ बड़ों बड़ों में ही बात हो गई थी। तभी से ही तुम्हारी चाची तुम्हारे पिता को अपना फियांसे समझती आई थी।
मगर तुम्हारे पिता ने इस बात में शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था और न ही तुम्हारी चाची को कभी लिफ्ट करवाई थी। तुम्हारी चाची मेरी बहुत पक्की फ्रेंड थी। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे थे और एक जैसे स्कूल से लेकर एक ही यूनिवर्सिटी तक साथ पढ़े थे। जब तुम्हारे पिता ने मुझे देखा तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो तुम्हारी चाची के साथ शादी नहीं करेंगे, बल्कि वो सोनाली को पसंद नहीं करते और उन्होंने कहा कि मेरी शादी ज्योति के साथ करवाई जाए। तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पिता को बहुत समझाया और हर तरह से उनके साथ सख्ती की, मगर तुम्हारे पिता अपने माता पिता के बहुत लाडले बेटे थे। उनकी पहली औलाद थे, इसलिए तुम्हारे दादा दादी अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार किया करते थे। तुम्हारे पिता अपनी बात पर डटे रहे थे। धीरे धीरे ये बात सब लोगों में फैलती चली गई और जब ये बात सोनाली को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गई थी और मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड मेरी दुश्मन बन गई थी। वो ये बात सुनते ही मेरे घर पर मुझसे लड़ने के लिए पहुंच गई थी और उसने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उसके फियांसे को अपनी अदाओं से भड़काया है। मैं इस इल्ज़ाम पर बुरी तरह से गुस्से में आ गई थी। मुझे तो खुद इस बारे में पता नहीं था कि तुम्हारे पिता सोनाली को पसंद नहीं करते और उससे शादी नहीं करना चाहते। मैंने सोनाली को बहुत यकीन दिलाया कि मैंने तो कभी मुकुल से अकेले में बात तक नहीं की, न मुझे कुछ उसके बारे में पता है। मगर सोनाली ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और उधर मुकुल ने अपने पेरेंट्स को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोग मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर चले गए। तब भी मेरी माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था कि हमारी बेटी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और वो ये शादी करना नहीं चाहती। मेरी माँ को ये बात पता थी कि मेरी दोस्त का रिश्ता पहले ही इस लड़के के साथ लग चुका है, तो फिर न जाने क्यों वो मेरे लिए रिश्ता लेकर मेरे घर पर आया था। मैंने भी अपनी माँ से कहा कि आपने सही फैसला किया, मगर मुकुल ने अपना फैसला नहीं बदला। तब तुम्हारे दादा और दादी तुम्हारे चाचा का रिश्ता लेकर सोनाली के लिए लेकर चले गए और सोनाली के पेरेंट्स से माफ़ी मांग ली। उन्होंने सोनाली के पेरेंट्स से कहा कि हम अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हैं, इसलिए हम अपने छोटे बेटे का रिश्ता सोनाली के लिए लेकर आए हैं ताकि आप लोग भी राज़ी हो जाएं और हमारा बेटा जो हमें मरने की धमकी दे रहा है वो भी नाराज़ न हो। सोनाली के पेरेंट्स को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। वैसे भी उसके पेरेंट्स तुम्हारे पिता से ज़्यादा तुम्हारे चाचा को पसंद किया करते थे। तुम्हारे चाचा भी बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे और देखने में भी काफ़ी हैंडसम थे। तुम्हारे पिता से ज़्यादा सब लोग तुम्हारे चाचा को पसंद किया करते थे क्योंकि तुम्हारे चाचा का बिहेवियर हंसी मजाक वाला था और तुम्हारे पिता का बिहेवियर बहुत सीरियस था। मगर सोनाली के पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी मुकुल से प्यार करती है। जब तुम्हारे चाचा के लिए सोनाली का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया गया तो मेरे पेरेंट्स को भी उसके बाद इनकार करने की कोई वजह नज़र नहीं आई। इसी तरह मेरी शादी तुम्हारे पिता के साथ और सोनाली की शादी तुम्हारे चाचा के साथ हो गई। हमारी शादी के बाद जो तुम्हारी चाची के अंदर नफरत और जहर भरकर सामने आया वो कुछ और ही था। वो मुझसे एक अजीब तरह की नफरत करने लगी थी। उसने हर पल मुझे अपना दुश्मन समझ लिया था और हमेशा मेरे साथ बातों में जहर उगला करती थी। शादी के शुरू के दिनों में तो मैंने उसको बहुत बर्दाश्त किया था। मुझे लगा कि सोनाली तुम्हारे चाचा के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेगी और अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाएगी, मगर ये सब मेरे लिए बड़ी भूल साबित हुआ था। सोनाली के दिल में हमेशा मुकुल के लिए बदले की आग थी जो कभी ठंडी नहीं हो सकी। वो अपने दोस्त को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी थी और हमेशा मुझसे जलन रखा करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे कभी औलाद हो, मगर जब तुम पैदा हुई तो उसके तो तन बदन में जैसे आग ही लग गई हो। तुम्हारे पैदा हो जाने के बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे प्यार किया करते थे तो तुम्हारी चाची तुम बाप बेटी को हमेशा घूर कर देखती थी। मुझे तुम्हारी चाची की इस नफरत से बहुत डर लगता था। शुरू में मैंने उसकी नफरत को बहुत सहा और वही नफरत और वो गुस्सा वो अब तुम पर उतारती रहती है। माँ की सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मुझे वजह समझ आ गई थी कि चाची मुझसे और मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों किया करती थी। मगर मुझे पता नहीं था कोई अपनी नफरत की आग में इस हद तक भी जा सकता है कि किसी दूसरे की बेटी की इज्जत का भी सौदा कर सकता है। हाँ, ये नफरत ही तो थी जो चाची ने मेरा सौदा किया और मेरे बदले में पैसे ले गई थी, वरना उन्हें पैसे की तो कोई कमी भी नहीं थी। और पता नहीं चाची ने मेरे पिताजी को मेरे बारे में ऐसी कौन सी झूठी कहानी सुनाकर मुझसे मेरे पिता को मेरा दुश्मन बना दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की मौत हो गई थी।
मेरे पिता मेरी माँ की मौत का सदमा भी भूल नहीं पाए थे कि तभी अचानक उन्हें मेरे गायब होने का दुख भी सहना पड़ा था। मेरी माँ को तो चाची की नफरत खा गई थी। मेरी माँ को टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से वो बच नहीं सकी थी और हमें पता भी नहीं चल सका। उस दिन मैं छत पर अकेली बैठी हुई थी। हमारा और चाचा का घर तो अब अलग अलग हो गया था। उस दिन चाची हमारे घर पर आई थी। जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी, उस दिन से ही चाची का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। मुझे लगा कि माँ की मौत की वजह से चाची को काफी दुख हुआ होगा, इसलिए वो बिल्कुल बदल गई और मेरे साथ भी अच्छा बिहेव करने लगी है। चाची हमारे घर पर आई थी। उन्हें पता चला कि मैं छत पर हूँ, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए छत पर आ गई और बातों ही बातों में मुझसे कहने लगी कि चलो आज हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे मार्केट से कुछ कपड़े खरीदने हैं। प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। सारा सारा दिन अपनी माँ को याद करके रोती रहती हो। मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझ सकती हूँ मेरी बेटी। और ये कहते हुए चाची ने मुझे गले से लगा लिया था। मेरी अब तक की जिंदगी में कभी चाची ने मुझे प्यार से देखा तक नहीं था, लेकिन आज पहली बार चाची ने मुझसे इतनी आराम और प्यार से बात की थी कि मेरा मन उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा चाची अब पूरी तरह से सुधर गईं। माँ के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ। मैं फौरन ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने घर में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था कि हम दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं। मेरे पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। चाची मुझे अपने साथ मार्केट लेकर आ गई थी और बहाने से मुझे इस नर्क में फेंक कर चली गई थी। और तब से अब तक यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो सब मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती। आज जब मैंने यहाँ पर सपना को इधर देखा तो मैं हैरान रह गई थी और एक तरह से बहुत खुश भी हुई थी कि मेरी बद्दुआ रंग ले आई और चाची को इस दुनिया में अपने किए की सजा मिल गई थी। सपना जो चाची की सगी बेटी थी और चाची की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। सपना का हुलिया देखकर साफ लग रहा था कि आज उसकी शादी होने वाली थी या फिर उसे शादी का झांसा देकर यहाँ पर लाया गया। उसके साथ कुछ न कुछ तो फ्रॉड किया गया था, जिस वजह से वो आज यहाँ पर थी। फिलहाल जो भी था, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस सपना को यहाँ देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जब सपना को होश आया तो वो मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी ना? सुना था जिस लड़के से तुम प्यार किया करती थी, उस लड़के के साथ ही तुम मौका देखकर फरार हो गई थी। मैं तो पहले से ही समझ गई थी कि चाची ने पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ गलत गलत बातें बताई होंगी। मैंने उसके बाद सपना को उसकी माँ की एक एक बात बताई और बताया कि मैं यहाँ पर किसी लड़के के साथ भागकर नहीं आई, बल्कि उसकी माँ मुझे खुद यहाँ पर छोड़कर गई है। ये बात सुनकर सपना रोती रही और कहने लगी कि मेरी माँ को तुम्हें यहाँ लाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई। उन्हें पता था कि भगवान सब कुछ देख रहा है और ऐसा करने की कितनी बड़ी सजा उन्हें मिल सकती है। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही आज मेरे साथ हुआ। जैसा मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया। आज एक अच्छे और शरीफ लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी और मैं पार्लर तैयार होने के लिए गई थी। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तब पार्लर में एक औरत ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। जैसे ही मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मुझे अचानक चक्कर आने लगे थे। उसके बाद मुझे अपना कोई होश ही नहीं रहा। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर मौजूद थी। तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई। सपना को जब मैंने बताया कि हम सब लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, तो ये सुनकर सपना फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मुझे उस पर बहुत तरस आया। हालांकि मुझे उस पर तरस नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ ने थोड़ी ना मुझ पर तरस खाया था, मगर मैं फिर भी अपने दिल को समझा रही थी कि क्या मुझे भी चाची की तरह अपने सीने में नफरत भरनी चाहिए। मुझे चाची की तरह नहीं बनना चाहिए। मुझे चाची की तरह अपने दिल को पत्थर नहीं बनाना है। मेरे दिल से आवाज आई कि नहीं, मैं चाची की तरह नहीं बनूंगी। मेरी नफरत बस चाची तक ही ठीक है। मैं सपना की कोई मदद तो नहीं कर सकती थी और ना ही मैं इस जगह पर उसे कोई दिलासा दे सकती थी, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आगे सपने के साथ क्या होने वाला था। मैंने सपना को अपने गले से लगा लिया और हम दोनों बहनें खूब फूट फूट कर रोने लगे। आज मैं भी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी।
हमें रोता हुआ देखकर वहाँ की सब लड़कियाँ रोने लग गई थी, क्योंकि जिस कोठरी में हम दोनों बंद थे वहाँ पर हम जैसी बहुत सारी लड़कियाँ भी मौजूद थीं। हम सब लड़कियों का दुख एक जैसा ही था। हम सबको धोखे से यहाँ पर लाया गया था, मगर मुझे पता नहीं था कि सपना की किस्मत मेरी जैसी नहीं थी, बल्कि उसकी किस्मत कहीं ज्यादा अच्छी थी। चाची के इतना गिरा हुआ होने के बावजूद भी सपना को कोई अच्छा कर्म उसके आगे आ गया था, जो उसका फियांसे पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंच गया था और पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया और वहां के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। मैं बहुत खुशी खुशी सपना को देख रही थी और सोच रही थी कि काश उस दिन मेरी इज्जत भी सपना की तरह ही बच जाती। काश के कोई भी मुझे आज के दिन की तरह वक्त पर बचाने आ जाता। सपना का होने वाला पति आईपीएस ऑफिसर था और उसकी पोस्टिंग भी अच्छी जगह पर थी। जब सपना पार्लर से गायब हुई और पार्लर वालों ने यही कहा कि ये लड़की हमारे पार्लर से तैयार होकर किसी गाड़ी में बैठकर चली गई थी, तभी सपना के होने वाले पति को शक हो गया था और उन्होंने बाहर सड़क पर लगी हुई सीसीटीवी फुटेज में सपना को पार्लर से बाहर निकलते हुए देख लिया था। तब पुलिस वालों को बुलाया गया और पार्लर वालों से सच भी उगलवाया गया, तो पता चला कि इस पार्लर में से पहले भी कई लड़कियां गायब हो गईं। पार्लर में लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई देकर बेहोश कर दिया जाता था और पार्लर के पीछे वाले रास्ते से कोठे वाले लोगों के हाथ बेच दिया जाता था। लड़कियों का सौदा करने के बाद पार्लर वालों को काफी सारे पैसे भी दिए जाते थे। इतने ज्यादा पैसे मिलने पर उन लोगों ने अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये पार्लर के नाम पर एक तरह का गलत काम हो रहा था। पार्लर वालों के लोगों की वजह से ही सपना का होने वाला पति अपने पुलिस की पूरी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर पहुंच गया था। जब बाकी सारी लड़कियों को लेडी पुलिस ने अपने साथ ले लिया तो मैं भी उन लड़कियों के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगी। तब सपना अपने होने वाले पति के साथ घर जा रही थी और सपना ने मुझसे भी घर चलने को कहा। वो मुझसे अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, ज्योति तुम घर नहीं चलोगी? मैंने अफसोस के साथ सपना से पूछा, क्या मैं अभी भी अब अपने घर जाने काबिल हूँ? ऐसी हालत में मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरी इज्जत तो लुट चुकी है, कौन मुझे अपने पास रखेगा? मुझे तो लगता है मेरे पिता भी मेरा चेहरा तक देखने को तैयार नहीं होंगे। मैं रोती रही और बोलती जा रही थी। मेरे पास अब इस कैद से रिहा होने की कोई खास वजह नहीं थी और ना ही मुझे अब यहाँ से आज़ाद होने की कोई खुशी मिल रही थी। मगर सपना मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, प्लीज़ ज्योति मेरे साथ घर चलो, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी माँ की है। मैं अपनी माँ की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं लौटा सकती, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी सच्चाई और हकीकत मैं खुद सबको बता दूंगी। मैं अपनी माँ के इस राज पर हरगिज भी पर्दा नहीं डालूंगी। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं सब सच जान सकूं और सच्चाई सबको बता सकूं। मैं सपना के साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर सपना जबरदस्ती मुझे अपने साथ घर लेकर आ गई। जैसे ही हम घर के अंदर गए तो चाची रोती हुई भागकर अपनी बेटी के पास आ गई और गले से लगाना चाहा, मगर सपना ने उनको धक्का देकर पीछे कर दिया। तब चाची परेशानी से अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखने लगी। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो बुरी तरह से हैरान हो गई थी और उनके चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। सपना ने कहा, आओ ज्योति। ये सुनकर चाची चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। चाची के साथ साथ सब लोग मुझे देखकर चौंक गए थे। मैंने एक नफरत भरी नज़र जब चाची की तरफ डाली और दूसरी तरफ मैंने अपने पिता को देखा, जो शायद सपना के गायब होने का सुनकर अपने भाई को दिलासा देने के लिए उनके घर पर बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे पिता इस दुख से अच्छी तरह से गुजर चुके थे। एक दिन उनकी बेटी भी सपना की तरह ही गायब हो गई थी। उन्हें अच्छी तरह से ये एहसास था कि बेटी जब घर से गायब हो जाती है तो माता पिता किस परेशानी में आ जाते हैं। मैं एक उम्मीद से अपने पिता की तरफ देख रही थी। मुझे देखकर मुझे पिता भी एक मिनट के लिए खुश हो गए थे। खुशी की वजह से उनके मुंह से अचानक मेरी बेटी ज्योति निकल गया था, मगर अगले ही पल उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ चुके थे। शायद चाची ने उनको जो मेरे बारे में झूठी झूठी बातें बताई थी, उनका असर उन पर हो गया था। जो बातें चाची ने मेरे खिलाफ बोलकर मेरे पिता को मुझसे दूर कर दिया था, उनके दिल में मेरे खिलाफ खूब जहर भर दिया था।
सपना ने मुझे बताया था कि चाची ने घर पर सब लोगों को बताया है कि मैं एक लड़के के साथ घर छोड़कर यहाँ से भाग गई हूँ। मैं अपने पिता के गले से लगना चाहती थी, मगर उनकी नज़रों में मैं अपने लिए नफरत देखकर आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बात से मुझे डर लग रहा था और यही वजह थी जो मैं घर पर नहीं आ रही थी। मगर सपना मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ घर पर लेकर आ गई थी। अब सपना ने रो रो कर अपनी माँ की सारी सच्चाई सबको बता दी थी। चाची ने जब सारी हकीकत अपनी बेटी के मुंह से सुनी तो उनके पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं बची थी। चाची शर्मिंदा होकर अपने सर को झुकाकर आरोपी की तरह खड़ी हुई थी। उनके पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचा था। वो शर्मिंदा तो बहुत हो रही थीं और आज तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। शायद जब बात अपनी बेटी पर आई और अपनी बेटी की इज्जत को खतरा हुआ, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपने किए की सजा उनकी बेटी भुगत रही है और अब पछतावे के आंसू चाची की आंखों से बहते जा रहे थे। घर के सब लोग नफरत से चाची की तरफ देख रहे थे। आज उनको सब बुरी बुरी बातें सुना रहे थे, मगर आज वो खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी और आज किसी आरोपी की तरह खड़ी हुई थी जिसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़कर गले से लगा लिया और चाची से कहने लगे, सोनाली, मुझे बड़ी हैरत हो रही है तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी इन हरकतों पर। इतने सालों से तुम अपने अंदर ये नफरत पाले बैठी हुई थी और इतनी नफरत कि तुमने अच्छे और बुरे की समझ ही नहीं रखी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिन जिन तकलीफों से गुजरी है और उसकी इज्जत बर्बाद हो गई। आज मेरी नजरों से तुम हमेशा हमेशा के लिए गिर गई हो। पिताजी की बातें सुनकर भी चाची का सिर शर्म से झुका हुआ था और ऊपर नहीं उठा था। तब चाचा भी बोल पड़े और कहने लगे, सोनाली, मुझे लगा तुम सब भूल गई हो और मेरे साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि शादी के 27 साल बाद भी तुम नहीं सुधरी हो। मैं तुम जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा था जो बदले की आग में जलती रही। भाभी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन तुम्हारी नफरत आज तक खत्म नहीं हुई। अरे मरने वाले से कैसी नफरत जो तुम अभी तक अपने दिल में नफरत जगाए बैठी थी। चाचा भी रो रहे थे और अपने आंसू पोंछ रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़कर चाची की तरफ से मेरे पिता से माफी मांगी और कहा कि मैं आप दोनों का आरोपी हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज चाची का सच तो सबके सामने आ गया था। उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी ही उनकी सारी सच्चाई सब लोगों के सामने खोल चुकी थी। मेरे पिता मेरा हाथ पकड़कर मुझे हमारे घर में लेकर जा रहे थे। तभी चाची मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज ज्योति, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरी अपनी बेटी गायब हुई तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मगर मैंने चाची की बात को काटते हुए कहा कि चाची, आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है। आपके इस पाप की मेरी नज़र में कोई माफ़ी नहीं और आप भी माफ़ी मांगने के काबिल नहीं। मेरा भगवान चाहे तो आपको माफ़ कर दे, मगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए आप मुझसे माफ़ करने की उम्मीद मत रखना। मैंने बहुत दर्द और परेशानी बर्दाश्त की है। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी। आप मुझे माफ़ ना करने पर पत्थर दिल समझते हैं तो समझते रहें, लेकिन जो परेशानी और तकलीफ़ें मैंने झेली हैं वो मैं किसी को नहीं बता सकती और मेरा दर्द भी कोई नहीं समझ सकता। पूरे 1 साल मैंने अपनी ज़िंदगी को उस नर्क में गुजारा है। मैं अपनी बात पूरी करके रोती हुई भागकर अपने घर में चली आई थी। मेरे पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। वो मुझे समझाने लगे और मेरे साथ वो हर काम करने लगे जिसकी वजह से मैं अपने पुराने दिन भूल सकूं। मैं ये बातें मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। मैं सोनाली चाची नहीं बनना चाहती थी। मैं किसी की भी जिंदगी में जहर नहीं घोल रही थी। बस मैं कभी चाची को माफ नहीं कर सकती। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था मैं 16 साल की थी और अब मैं 22 साल की हो गई हूँ। मैं हमेशा यही कहा करती थी कि मैं कभी चाची को माफ नहीं करूँगी, लेकिन एक दिन जब चाची की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, तो सब लोगों के कहने पर मैं उनके घर पर चली गई और चाची को माफ़ करने पर मजबूर हो गई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मैंने उनको भगवान के लिए माफ़ कर दिया था और शायद वो भी इसी इंतज़ार में थी और उस दिन ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी।
मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। वो लड़का मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार था। मेरे पिता ने उस लड़के के साथ मेरी शादी खूब धूमधाम से करवा दी। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे पिता ने अपने दोस्त के बेटे को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया और उसने मुझे देखते के साथ ही पसंद कर लिया था। उसने मुझे हर बात के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। उसे मुझसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं था। मुझे भी अपने पिता के कहने पर मजबूर होकर ये शादी करनी पड़ी थी। मेरे पति ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया था। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। उसने मुझे खुश रखने के लिए मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी डिमांड पूरी की। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और पुरानी सारी बातों को भूल जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो बुरा टाइम मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दूँ, मगर कभी कभी मुझे वो पुरानी बातें आज भी बहुत याद आती हैं और मेरे दिल को तकलीफ पहुँचा जाती हैं। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठता है और लगातार मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हर बेटी की इज्जत को महफूज रखे। किसी की जिंदगी में कोई ऐसी सोनाली न हो जो मेरी जिंदगी में आई थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जिंदगी दोबारा मिल जाए। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी जीने